नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी फेलियर के बारे में, जिसमें कि जो हमारी किडनीज होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है जिस तरीके से उनको करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर पाती हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे कि होम्योपैथी इस डिजीज में किस तरीके से हेल्प कर सकती है। इसी के लिए हमारे साथ हैं होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर कुशल बनर्जी। सर, आपका एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले जानते हैं कि क्रॉनिक किडनी फेलियर वास्तव में है क्या और इसके कारण क्या हैं। क्रॉनिक किडनी फेलियर को आजकल क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के नाम से जाना जाया गया हम्म। है। ये जब धीरे धीरे किडनी अपना काम करना कम कर दें, आस्ते आस्ते बंद होने की तरफ जाए, उसको बोला जाता है। 3 महीने से ज़्यादा टाइम अगर इस बात को नोट करते हुए देखा जाता है तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का नाम इस पेशेंट के बीमारी को दिया जाता है। इसके कारण वजह बहुत सारे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट दो वजह जो हमारे देश के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। ये पुरानी रोगी जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ से पीड़ित हैं उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होने का बड़ा हाई रिस्क रहता है। इसको छोड़ के अलग कई बीमारियां भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को बनाती हैं। कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं जो ट्यूब्यूल्स पे इन्फ्लेमेशन होना या उसकी फिल्टरिंग यूनिट, किडनी की फिल्टरिंग यूनिट पे इन्फ्लेमेशन होने से होती है, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज से भी बनती हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। पीसीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जो एक कंजेनिटल बीमारी है, उससे भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का होता है कि कुछ कन्वेंशनल दवाइयों की बेइंतहा यूज़ करने से भी होता है, जैसे कि बहुत कॉमन एंटासिड्स जिसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बोला जाता है, एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, काफ़ी सारे पेन किलर्स और कई कॉमन एंटीबायोटिक्स के प्रोलॉन्ग्ड यूजेज से भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है। सर, अब हम आपसे जानेंगे कि किसी को किस तरीके से पता चलेगा कि जो उसकी किडनी में फंक्शनिंग हो रही है वो एबनॉर्मल यानी कि गलत तरीके से होनी स्टार्ट हो गई है। जी, तो शुरुआत या अर्ली स्टेज ऑफ सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में हमेशा कोई सिम्टम्स नहीं भी मिल सकती हैं। हाँ। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप एक पुराने बीपी, ब्लड प्रेशर और शुगर, डायबिटीज़ के मरीज़ रहे हैं तो आपकी पीरियोडिकली जांच होती रहे, ताकि हमें पता लग जाए अर्ली स्टेजेस में ही अगर किडनी पे प्रभाव आ रहा है। अगर आप कोई दवाइयाँ ऐसी ले रहे हैं जो किडनी के लिए हानिकारक मानी जाती है तो भी बीच बीच में टेस्टिंग कराना ठीक रहता है। कुछ सिम्टम्स जो कॉमनली पाई जाती हैं वो है नौसिया, एनर्जी की लॉस, फटीग, टायर्डनेस, पैरों के आसपास सूजन, यूरिन की क्वांटिटी या फ्रीक्वेंसी में चेंजेस, सांस जल्दी उखड़ना और वीकनेस, बुखार, बॉडी एक, मसल क्रैम्प्स, ये कुछ कुछ ऐसी सिम्टम्स हैं। ये भी जानना ज़रूरी है कि कोई भी एक आध ऐसे सिम्टम को देख के पेशेंट्स घबराए ना, क्योंकि अकेले में इन सिम्टम्स का ज़्यादा महत्वपूर्णता नहीं रहती है। सर, अब जानते हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो कि क्रॉनिक किडनी फेलियर के डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको किडनी फंक्शन या रीनल फंक्शन टेस्ट बोला जाता है, जिसमें ब्लड में किडनी की वेस्ट प्रोडक्ट्स के लेवल्स को देखा जाता है। तो यूरिया, क्रिएटिनिन, इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होती हैं जिसकी एलिवेशन हमें इंडिकेट करती है कि सीकेडी कैसा है। ईजीएफआर, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एक और इसी से ही डिराइव्ड एक टेस्ट रिजल्ट होता है जो हमें सीकेडी की स्टेजिंग भी बता सकती है। एडिशनली अगर हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज हो तो हमें इमेजिंग स्टडीज जैसे एमआरआई या सीटी भी किडनीज की करा जा सकता है, जिसमें हमें किडनी का डैमेज विजुलाइज हो। अगर हमें ये देखना हो कि एक पेशेंट के अंदर दोनों किडनीज रिलेटिवली कैसे काम कर रही हैं तो रीनल सिंटिग्राफी करके टेस्ट होती है, जिसमें थोड़ा सा रेडियो एक्टिव मटीरियल देके दोनों किडनीज का फिल्ट्रेशन देखा जाता है। सर, हमारे पास कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं कि जो क्रॉनिक किडनी फेलियर है किस तरीके से फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी को प्रभावित करता है। जी, तो फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी की डेटा सीकेडी से लिंक्ड बहुत स्पेसिफिक रेट्स के बारे में डेटा नहीं है, पर ये माना जाता है कि यूएस प्लस ग्लोबल एवरेज में चाइल्ड बेयरिंग एज की जो महिलाएं होती हैं 12 से 25% तक की चाइल्ड बेयरिंग एज की लेडीज़ को सीकेडी हो सकता है। ये भी माना जाता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में
फर्टिलिटी की रेट्स में कमी आ सकती है एंड एडवर्स प्रेगनेंसी रिलेटेड एडवर्स आउटकम्स या कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की चांसेस बढ़ती हैं। 2018 की नेचर ग्रुप पब्लिकेशन के एक स्टडी ने यह भी पाया कि कई कॉम्प्लिकेशंस फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, प्री एक्लैम्प्सिया और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी सीकेडी की स्टेजिंग के साथ डायरेक्टली कोरिलेटेड है। सर, आई एम श्योर कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कि यदि किसी को क्रॉनिक किडनी फेलियर है तो क्या उसमें होम्योपैथी हेल्प कर सकती है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये समझाया जाए कि एक ओवरआर्चिंग स्टेटमेंट क्योर के क्लेम के साथ न किया जाए। या बट क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से काफ़ी बेनिफिट मिलता है। मैं जिस प्रैक्टिस में काम करता हूँ वहाँ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स ओवर द लास्ट 5 डेकेड्स ने कुछ ना कुछ बेनिफिट पाया है। हमारे एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल्स के बाहर भी इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने कई पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस जर्नल्स में पब्लिश किए हैं जो ये बताता है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज में बेनिफिशियल हो सकता है। कुछ पेशेंट्स का ये सवाल होता है कि यदि वो क्रॉनिक किडनी फेलियर के लिए होम्योपैथी ट्राई करना चाहते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से जो हमारे अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन है किस तरीके से अलग है? जी, तो करंट एविडेंस तो हमें ये बताता है कन्वेंशनल मेडिसिन में किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। एनेक्डोटली हम लोग ये देख रहे हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस करने से किडनी की फंक्शनिंग की इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है। हमारे यहाँ भी जो हमने इंटरनली डेटा एनालिसिस किया तो कई 100 पेशेंट्स का डेटा हमने देखा कि उनकी ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल्स थोड़ी कम होने की तरफ नज़र आई। हालांकि ये और बेटर रिसर्च की बहुत ज़रूरत है, क्लिनिकल ट्रायल्स की भी ज़रूरत है, पर ये हमें इंडिकेट करता है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा ये आशा करा जा सकता है कि थोड़ा बहुत किडनी की फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट आए। सर, बहुत बार पेशेंट्स क्वेश्चन करते हैं यदि हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो क्या हमें कोई रिस्क का सामना करना पड़ सकता है? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का ये हर बीमारी के लिए ही युक्त है और हर किस्म का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए ये लागू है कि कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी और किस्म का एडवर्स आउटकम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा नहीं होगा। तो इस बात का डर किसी भी पेशेंट को नहीं होना चाहिए। सर, हमारे एक पेशेंट हैं जो ये जानना चाहते हैं कि यदि वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं फॉर हिज और हर क्रॉनिक किडनी फेलियर तो उनको अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? पहले तो ये एक बड़ा मिथ जो मैं फिर से क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू करने के वजह से बहुत एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस नहीं माननी पड़ती हैं। ये एक लोगों का मानना ये है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट करूँगा तो मेरे को बहुत रिस्ट्रिक्शन माननी पड़ेंगी। ये एक गलत फहमी है लोगों में, नंबर 1। नंबर 2, किडनी फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के डायग्नोसिस के वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस हमें आम दौर में वैसे ही करना चाहिए उन्हीं को सख्ती से ऑब्जर्व करना है अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी डालें चालू करें। अगर हमारा शुगर या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के वजह से हमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हुई है तो हमें उधर उसकी मैनेजमेंट के लिए जो लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो करना चाहिए। शुगर रिलेटेड डाइटरी चेंजेस एंड लाइफस्टाइल, खाने की टाइमिंग, तीनों बार सोने जाने की टाइमिंग, मॉडरेट किस्म का एक्सरसाइज। किडनी फेलियर के केसेस में कि डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और रीनल डाइट काफ़ी एक्सटेंसिव रिस्ट्रिक्शंस का लिस्ट लाता है अपने साथ। जितनी सख्ती से इसको माना जाए उतने अच्छा ट्रीटमेंट का भी रिजल्ट्स मिलता है। एक सवाल ये भी है कि यदि कोई पेशेंट अपना कोई और मेडिकेशन ले रहा है तो क्या वो होम्योपैथी की जो मेडिसिन हैं उनको स्टार्ट कर सकते हैं? जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि बहुत सेफली होम्योपैथिक मेडिसिन्स को भी इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, कोई भी एडवर्स इंटरैक्शन का डर के बिना। एंड ये हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस में भी कि कन्वेंशनल मेडिसिन जो बहुत सालों से, कभी-कभी कई दशकों से लिया जा रहा है पेशेंट के अंदर, उसको रातों-रात बंद नहीं करा जा सकता है। एंड जो काम होम्योपैथिक मेडिसिन कर रहा है, वो एलोपैथी नहीं कर रहा है और कन्वेंशनल मेडिसिन जो काम कर रहा है, वो होम्योपैथी नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से बड़ा हार्मोनियस तरीके से एक पेशेंट के अंदर दोनों सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन की ट्रीटमेंट करी जा सकती है। सर, अब जानते हैं यदि कोई पेशेंट होम्योपैथी की ट्रीटमेंट फॉर हिज क्रॉनिक किडनी फेलियर एक लंबे टाइम से ले रहा है तो उसको कितने टाइम तक के लिए मेडिकेशन लेनी पड़ेगी जो उसे लगे कि हाँ उसकी बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं? जी, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज जैसे एक बहुत ही
स्लो टू प्रोग्रेस इलनेस है तो उसकी ट्रीटमेंट को भी बहुत एक लंबा नज़रिया लेके ही देखना चाहिए। हम लोग अपने क्लिनिक में, और जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी कहती हैं, कि 6 से 8 हफ्तों में ट्रीटमेंट की असेसमेंट या किडनी की फंक्शनिंग की असेसमेंट करी जाती है, और कई पेशेंट्स तो पहले ही फॉलोअप में इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट कर पाते हैं। बट अगर बहुत क्रिटिकल केसेस होती हैं तो थोड़ा जल्दी फॉलोअप करना पड़ता है, और अगर बहुत ही अर्ली स्टेजेस में पेशेंट आता है तो उसकी टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम रहती है, हम बहुत लंबे गैप में पेशेंट को बुलाते हैं। पर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन काफ़ी लंबा रहता है। जब कोई लाइलाज बीमारी का ट्रीटमेंट हो रहा है तो फिर मैं कह रहा हूँ कि एक लंबा नज़रिया लेके ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट चाहिए। करना चाहिए। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसे किडनी फेलियर के सक्सेस केसेस के बारे में जिन लोगों को यानी कि जिन पेशेंट्स को होम्योपैथी से आराम हुआ है। जी, जैसे मैंने बताया, हम लोगों ने अपनी इंटरनल पेशेंट्स की एक बहुत बड़ी एनालिसिस करी थी, जिसमें कई 100 पेशेंट्स का डेटा लेके हमने उसका एक्सट्रैक्ट करके उसकी एनालिसिस करी। हमने ये देखा कि हर अबाउट 50% के ऊपर मरीजों ने अपनी यूरिया और क्रिएटिनिन की रीडिंग्स की इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट करी, जो कि बहुत मायने रखती है। और ये इम्प्रूवमेंट 6 महीने से ज़्यादा परसिस्ट, जो हमारा फॉलो पीरियड था स्टडी का, उस 6 महीने से ज़्यादा भी परसिस्ट किया। और हर रोज़ मैं ऐसे मरीजों से मिलता हूँ जो कि बताते हैं कि उनकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कम हुई हो या डायलिसिस की नौबत कभी आई ना हो। तो ये बहुत हमें आश्वासन देता है कि होम्योपैथी पेशेंट्स को बेनिफिट कर रहा है। जो पेशेंट्स डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं उनमें ऑब्वियसली ट्रीटमेंट का भी इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो ये बात पेशेंट्स को भी समझना चाहिए कि रीनल डाइट का एक बहुत बड़ा रोल क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मैनेजमेंट में रहता है। सर, अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो क्रॉनिक किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक मुश्किल बीमारी है। हम अपने हाथ से ऐसा कोई काम ना करें जो इस बीमारी के रिस्क को हमारे अंदर बढ़ाए। अगर हमें ब्लड प्रेशर, शुगर या और ऐसे किस्म की बीमारियां हैं जो किडनी पे प्रभाव डालती हैं, उसको शुरुआत में ही अच्छे से मैनेज करें ताकि हमारी नौबत ही ना आए कि सीकेडी की डायग्नोसिस हो। अगर हमारी सीकेडी की डायग्नोसिस हो चुकी है तो ये ध्यान रखा जाए कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस बहुत अच्छे से मेंटेन करें। रीनल डाइट का एक बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ब्लड रिपोर्ट्स पे, और उसके बेसिस पे दवाइयाँ चेंज हो सकती हैं अगर डाइट में बदपरहेज़ी रही हो। बेइंतहा एलोपैथिक दवाई का इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर के सलाह या डॉक्टर के सलाह से कई ज़्यादा टाइम लेना बहुत ही हानिकारक हमें हो सकता है। तो इन बातों का अगर ख्याल रखेंगे तो सीकेडी से बच के हम लोग रह सकते हैं, या हो भी जाए तो उसका इम्पैक्ट बॉडी पे हम बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपके किडनी फेलियर से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे उनका आपको आंसर मिला होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप एसबीएल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।